हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस पर। आप देख रहे हैं द हिंदू 11 मार्च के एडिटोरियल का एनालिसिस। ये एनालिसिस बेस्ड है एडिटोरियल में यूज किए गए ग्रामर रूल्स और सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स और न्यू इंग्लिश वर्ड्स जो कि यूज किए गए एडिटोरियल में उनके ऊपर। तो चलिए शुरुआत करें बिना समय गवाए हुए। लेकिन उसके पहले ये बताना जरूरी है कि ये सारे कोर्सेज अवेलेबल है हमारे यहाँ इन क्लास और ऑनलाइन हमारे ऐप माई एग्जाम स्टडी पर। सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट नंबर, कोई भी दुविधा होने पर आप बेहिचक किसी भी प्लेटफॉर्म पर मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लास शुरू करने से पहले बताएं कि स्किप मत कीजिएगा, बहुत अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर्स आज के एडिटोरियल में है। चलिए शुरुआत करते हैं। द सुप्रीम कोर्ट्स नोटिस, सुप्रीम कोर्ट का नोटिस किसको भेजा गया? टू द सेंटर, केंद्र सरकार को। किस मामले पर? ऑन ए पब्लिक इंटरेस्ट प्ली, जनहित याचिका। जनहित याचिका मतलब जब सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई ऐसा एप्लीकेशन आता है जिसमें जनता के हित के लिए कुछ बात कही गई है, तब उसको PIL, पब्लिक इंटरेस्ट प्ली या जनहित याचिका कहते हैं। तो जनहित याचिका पर, एक जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा। क्या करने के लिए? टू सेट अप ए नेशनल एनवायरमेंटल रेगुलेटर, कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करे केंद्र सरकार जो राष्ट्रीय पर्यावरण नियंत्रक का कार्य करे। और किसके अंतर्गत यह काम होना चाहिए? तो अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के। और ये जो नोटिस है, अब गौर से समझिएगा यहां खेल क्या हो रहा है। ये वर्ब है, ठीक है, और इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट यहां है द सुप्रीम कोर्ट्स नोटिस। तो इस सुप्रीम कोर्ट का जो नोटिस है, कौन सा नोटिस था भैया? तो इसके बारे में पूरा ये सब जानकारी डिटेल दिया गया कि केंद्र सरकार को भेजा गया था, पब्लिक इंटरेस्ट प्ली पर भेजा गया था, ताकि वो एक नेशनल एनवायरमेंटल रेगुलेटर एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत सेटअप करे, स्थापित करे। वो वाला नोटिस रिवाइव्स, फिर से जिंदा कर देता है। V5 है, देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये जो नोटिस भेजा जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये नोटिस जिंदा कर देता है फिर से एक इशू को। कौन से इशू को? दैट सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैव प्रेफर्ड टू इग्नोर। इसके पहले सक्सेसिव गवर्नमेंट्स मतलब जो अभी गवर्नमेंट्स है, इसके पहले की गवर्नमेंट्स हैव प्रेफर्ड टू इग्नोर, हमेशा से इग्नोर करना चाहे। इन स्पाइट ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर्स पास्ड बाय द सेम कोर्ट मोर देन 9 years ago। स्पेसिफिक ऑर्डर्स के बावजूद, ये ऑर्डर पास किसके द्वारा किए गए थे? इसी कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। कब के किए गए थे? 9 वर्ष से भी पहले, मोर देन 9 years ago। कितना भयानक बात है। मतलब सरकारों जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स थे, उसकी निष्क्रियता कितनी थी कि 9 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का सेम ऑर्डर पास किया था कि भैया आप एक नेशनल एनवायरमेंटल रेगुलेटर बनाइए, और ये रेगुलेटर आप बना सकते हैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत। इस बार फिर इसने, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ये नोटिस भेजा, और जैसे ही नोटिस भेजा, इस नोटिस ने जिंदा कर दिया वो सारे इश्यूज को। चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर इज नो कंसेंसस, कोई आम सहमति नहीं है। किस मुद्दे पर? ऑन इस व्हाट ए न्यू रेगुलेटर कैन अचीव, एक नया रेगुलेटर क्या कर सकता है, इस पर कोई आम सहमति नहीं है। सिंस, क्योंकि ऑफिशियल पॉलिसी प्रिविलेजेस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, क्योंकि जो ऑफिशियल पॉलिसी है वो इस प्रकार की सुविधा देती है जिसमें ईज हो डूइंग बिजनेस को। यानी मतलब जो ऑफिशियल पॉलिसी बनाई गई है वो बिजनेस को आसानी से कर पाने के लिए विशेष सुविधा मुहैया कराती है। जाहिर सी बात है, जब आपका पॉलिसी खुद सरकार की जो ऑफिशियल पॉलिसी है वो बिजनेस को आसानी से करने की सुविधा मुहैया कराती है, तो कैसे आम सहमति बनेगी पर्यावरण नियंत्रक किसी भी तरह के संगठन को बनाने में?
क्योंकि अगर पर्यावरण नियंत्रक संगठन बना तो जाहिर सी बात है बिजनेस करने वाले लोगों पर बहुत सारा रोक टोक लगाया जाएगा, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो पॉलिसी है वो डिफीट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ड्राफ्ट एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2020, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2020 यानी 2020 का जो ड्राफ्ट है, विच सीक्स टू एडवांस दैट गोल, जो चाहता है, ये जो ड्राफ्ट है चाहता है कि गोल को आगे, लक्ष्य को आगे बढ़ाया जाए। मेक्स नो एफर्ट टू डिस्गाइज द डिजायर टू वर्चुअली एलिमिनेट सिविल सोसाइटीज रोल। मेक्स नो एफर्ट, कोई प्रयास ही नहीं करता है कि वो डिस्गाइज करे उन डिजायर्स को। कौन से डिजायर्स को? एलिमिनेट करने का, जो सिविल सोसाइटी का रोल है। मतलब आम जनता का जो समाज है उसका भी एक भूमिका है इसमें। उस भूमिका को पूरी तरह से एलिमिनेट करने के डिजायर को छिपाने का कोई प्रयास नहीं कर रहा है यह ड्राफ्ट। मतलब इस ड्राफ्ट में आम जनता के रोल को स्पष्ट रूप से दर्शा दिया गया है। इट डज नॉट एनकरेज, यह बढ़ावा नहीं देता। इट मतलब ये ड्राफ्ट बढ़ावा नहीं देता है द पब्लिक, जनता को, टू वॉइस इट्स व्यूज, कि जनता अपने नजरिए को एक्सप्रेस करे, एंड रिपोर्ट वायलेशंस, और जहां कहीं भी पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है उसकी रिपोर्ट करे। इस बात के लिए जो हमारा 2020 का ये वाला ड्राफ्ट है एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2020, ये थोड़ा भी बढ़ावा जनता को नहीं देता है कि जनता अपने नजरिया बता सके और जनता पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कोई रिपोर्ट कर सके। वाइल जबकि इंडिपेंडेंट स्क्रूटनी ऑफ प्रपोजल्स इज वीकेंड, और जहां एक तरफ ये काम हुआ है वहीं दूसरी तरफ प्रपोजल्स का इंडिपेंडेंट स्क्रूटनी भी कमजोर पड़ गया है। नए बिजनेस प्रपोजल, इंडस्ट्री लगाने के जो प्रपोजल्स आते हैं उसका स्क्रूटनी होना चाहिए ना, कि उस प्रपोजल में एनवायरनमेंट के ख्याल रखने के लिए क्या क्या बातें रखी गई हैं, उसका भी तो जांच होना चाहिए ना। तो इसका इंडिपेंडेंट जांच कमजोर पड़ गया है, सरकार इसकी इंडिपेंडेंट जांच नहीं होने दे रही है। इनफैक्ट वास्तव में द EIA प्रोसेस, स्पेशली after the notification in 2006, has been heavily critiqued, passive voice, present perfect tense का। EIA प्रोसेस को बहुत ज्यादा आलोचना किया गया है फॉर कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट के लिए। द प्रोपोनेंट ऑफ ए प्रोजेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल, जो लोग समर्थक है किसी प्रोजेक्ट के वे जिम्मेवार हैं फॉर प्रोड्यूसिंग द EIA रिपोर्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। जबकि क्लियरेंसेज अंडर फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, एयर एंड वाटर क्वालिटी लॉज आर हैवीली वेटेड इन फेवर ऑफ प्रोमोटर्स। मतलब कि फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, एयर और वाटर क्वालिटीज के जो लॉ हैं उनको हैवीली वेट किया गया, बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है इस तरह से जिससे कि प्रोमोटर्स को बहुत महत्व, जो प्रोमोटर्स हैं उनको फेवर मिल सके। रादर देन रिफॉर्म द सिस्टम को सुधारने के बजाय इन 2011 एंड 2014, 2011 और 2014 में द सेंटर रिबफ्ड, सेंटर ने कैंसिल कर दिया, इनकार कर दिया अपेक्स कोर्ट के निर्देशों को ऑन द क्वेश्चन ऑफ फॉर्मिंग एन इंडिपेंडेंट रेगुलेटर। 2011-2014 में सरकार, जो केंद्र सरकार थी, उसने शीर्ष कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट का जो ये निर्देश जारी हुआ था कि आप एक कमिटी बनाइए, आप एक रेगुलेटर बनाइए, एनवायरमेंटल रेगुलेटर बनाइए, उसके इस बात को नकार दिया था केंद्र सरकार ने। कंटेंडिंग दैट, यह तर्क देते हुए कि its orders in the Lafarge mining case were only in the nature of a suggestion। Lafarge mining case के मामले में जो कोर्ट का ऑर्डर्स था वो सजेशन था, इसीलिए माने न माने केंद्र सरकार की मर्जी है।
and later sought time but decided not to act. और बाद में बोला कि मुझे समय चाहिए, लेकिन बाद में डिसाइड किया कि इस सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर पर काम नहीं किया जाएगा, मतलब ऐसा कोई रेगुलेटर कमेटी या बोर्ड नहीं बनाया जाएगा. The current PIL is forcing the government to come up with a fresh explanation. ये जो करंट PIL है, ये सरकार को फोर्स कर रही है कि वो प्रस्तुत करे, प्रेजेंट करे एक फ्रेश एक्सप्लेनेशन इस बात पर कि why it has been sitting on its hands all along. शुरुआत से एकदम अभी तक हाथ पर हाथ धरे ये सरकार क्यों बैठी हुई है. नेक्स्ट, yet फिर भी for a national regulator to work, the government must recognize, गवर्नमेंट को जरूर रिकॉग्नाइज करना चाहिए the limits to extractive growth. एक्सट्रैक्टिव ग्रोथ का लिमिटेशन सरकार को रिकॉग्नाइज करना चाहिए. मतलब सरकार को समझना चाहिए कि जब हम लोग रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं नेचर से, तो हमारा ग्रोथ का एक लिमिटेशन होगा, क्योंकि जो रिसोर्सेज को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उनका भी एक लिमिटेशन है. रेस्पेक्ट ए न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल बॉडी को रेस्पेक्ट करना होगा. एंड प्रिजर्व द इंटेग्रिटी ऑफ द एनवायरनमेंट, और पर्यावरण के शुद्धता को बचा के रखना पड़ेगा. ए की इशू रेज्ड बाय द PIL में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया, और वो मुद्दा है द लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता की कमी. किस चीज के? EIA प्रोसेस के. EIA प्रोसेस में विश्वसनीयता की कमी का मुद्दा इस PIL में, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट वाले जनहित याचिका जो दायर किया गया उसमें उठाया गया. लीडिंग टू रिपोर्ट्स, और इसके कारण परिणाम यह हुआ कि रिपोर्ट्स आया कि दैट आर ऑफ्टन प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ ड्यूबियस एक्सपर्टीज एंड मैनिपुलेटेड डेटा. और ये कहा गया उसमें कि ऐसे रिपोर्ट्स ऑफ्टन बनाए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं ड्यूबियस और एक्सपर्टाइज मैनिपुलेटेड डेटा की मदद से. ये PIL में जनहित याचिका में ये इशू उठाया गया कि EIA का प्रोसेस विश्वसनीय नहीं है, और इसके कारण बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाते हैं जिनमें एक्सपर्टीज और मैनिपुलेटेड डेटा का, ड्यूबियस डेटा का उपयोग किया जाता है. इन मोस्ट केसेस, अधिकांश केसेस में द प्रोपोनेंट्स ऑल्सो इग्नोर, समर्थक लोग भी इग्नोर करते हैं द व्यूज ऑफ कम्युनिटीज के, जो कम्युनिटीज हैं उनके व्यूज को, उनके ओपिनियन को, दैट वुड बी डिस्प्लेस्ड एंड आर इल इक्विप्ड टू असेस द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज सच एज क्लीन एयर, वाटर एंड फार्म प्रोडक्टिविटी. बहुत सारे केसों में प्रोपोनेंट्स भी इग्नोर कर देते हैं कम्युनिटीज के उन व्यूज को जो डिस्प्लेस्ड हो सकते हैं, एंड आर इल इक्विप्ड, और ये कम्युनिटीज इल इक्विप्ड है, इनके पास पूरे साधन नहीं है ताकि वो मूल्यांकन कर सकें लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का और इकोसिस्टम के सर्विस का, जैसे क्लीन वाटर, क्लीन एयर और फार्म प्रोडक्टिविटी में क्या लॉस हो रहा है. द सेंटर एंड स्टेट्स मस्ट एक्नॉलेज, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को स्वीकार करना पड़ेगा द कॉन्फ्लिक्ट एराइजिंग फ्रॉम प्रेशर ऑन स्कार्स लैंड, कि जो ये विवाद शुरू हो रहा है किस कारण से, जो अल्प जमीन है, जमीन की कमी है, उस पर जो प्रेशर है, जाहिर सी बात है जमीन धीरे धीरे घटते जा रहा है और उस पर प्रेशर है ज्यादा भोजन पैदा करने का, क्योंकि आबादी बढ़ती जा रही है. जमीन क्यों घट रहा है? क्योंकि मकान और इंडस्ट्री बन रहे हैं. एंड इकोसिस्टम्स फ्रॉम पॉल्यूटिंग प्रोजेक्ट्स, और कुछ कॉन्फ्लिक्ट इस वजह से भी हो रहे हैं कि वैसे इकोसिस्टम है जो पॉल्यूटिंग इकोसिस्टम्स फ्रॉम स्कार्स लैंड एंड इकोसिस्टम्स फ्रॉम पॉल्यूटिंग प्रोजेक्ट्स के कारण जो इकोसिस्टम का पर प्रेशर है और जो स्कार्स लैंड पे प्रेशर है, इसके कारण जो कॉन्फ्लिक्ट एराइज हो रहा है, सरकार को, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को इसको बिल्कुल मानना ही पड़ेगा.
which has already created clusters of industrial locations। ये which किसके लिए? इन केंद्र सरकारों के लिए, राज्य सरकारों के लिए, जिन्होंने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है क्लस्टर ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशंस दैट आर डूइंग बैडली ऑन द CPCB's comprehensive environmental pollution index। CPCB के कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इंडेक्स पर ये इंडस्ट्रियल लोकेशंस काफी गलत असर डाल रहे हैं, रैंकिंग खराब कर रहे हैं देश के। इट इज स्ट्राइकिंग, यह बात गौर करने वाली है, दैट की दिस डिड नॉट स्टॉप, इससे भी नहीं रुका। क्या नहीं रुका? अप्रूवल्स फॉर फर्दर पॉल्यूटिंग एक्टिविटीज। मतलब सरकारें जो है आगे भी इस तरह के पॉल्यूटिंग प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज को अप्रूवल दे रही हैं, ये बात अभी भी नहीं रुका है, ये बात गौर करने की है। इन सम ऑफ दीज प्लेसेस सच एज लार्ज कोल बेस्ड पावर प्लांट्स क्लियर्ड इन रिसेंट ईयर्स इन कानपुर, कुडालोर एंड अंगुल इन ओडिशा। जैसे उदाहरण के तौर पे दिया गया है, बहुत सारे कोल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं, कोयला से चलने वाले, जो रिसेंट ईयर्स में कानपुर में, कुडालोर में, अंगुल में, उड़ीसा में क्लियर किए गए। व्हाट शुड कंसर्न द सेंटर? सेंटर को जिस बात पर सोचना चाहिए वो ये है, द लैगर्डली पेस, जो स्लो पेस चल रहा है, एट विच मल्टीपल डिपार्टमेंट्स प्रोसेस प्रोजेक्ट प्रपोजल्स, जो प्रोजेक्ट प्रपोजल्स आते हैं इंडस्ट्रीज के, बिजनेसेस के, उनको जिस गति से, जिस मध्यम गति से, जिस मंद गति से अलग अलग डिपार्टमेंट्स प्रोसेस करते हैं उन प्रोजेक्ट्स को, प्रपोजल्स को, रेजिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है, एंड रिजल्टिंग इन द क्लैमर टू डिस्पेंस विथ रेगुलेशन, और इसके कारण एक आपाधापी मच जाती है, कोलाहल मच जाता है कि लोग रेगुलेशंस को छोड़ दें, नियम कानून को छोड़ के ताक पे रख के काम करने लगे, क्योंकि डिपार्टमेंट्स प्रोजेक्ट्स के प्रपोजल्स को जल्दी क्लियरेंस देता नहीं है, धीमे धीमे काम करता है, जिसके कारण जो है ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है। अब ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा तो लोग साइड खोजेंगे, साइड का रास्ता खोजेंगे रेगुलेशंस को छोड़ के। द रेमेडीज लाई इन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, और इन सब समस्याओं का समाधान छिपा हुआ है कहां? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में, जो प्रशासनात्मक सुधार है, मतलब जो आप ऑफिसर हैं, जो लोग जिम्मेवार हैं इन सब चीजों के लिए, उनमें सुधार लाया जाना चाहिए। इट इज एमिनेंटली फिजिबल, यह पूरी तरह से प्रैक्टिकेबल है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए बताया जा रहा है, टू प्रोड्यूस ए वाइट लिस्ट ऑफ लैंड्स फॉर इंडस्ट्री, कि वैसे लिस्ट तैयार किया जाए जमीनों का, अच्छा लिस्ट जो इंडस्ट्री के लिए सुटेबल है। रिक्लेमिंग पॉल्यूटेड एरियाज, और पॉल्यूटेड एरियाज को रिक्लेम किया जाए, उनको फिर से प्रदूषण से मुक्त करने का प्रयास किया जाए। व्हाट इंडिया कैन नॉट अफोर्ड टू डू, भारत जो करना अफोर्ड नहीं कर सकता वो ये है कि फर्दर डिग्रेड इट्स फॉरेस्ट, कि वह अपने जंगलों को, नदियों को, वेटलैंड्स को और हवा को और ज्यादा डिग्रेड होने दे। हुज हेल्थ इज वाइटल, और इन सब का हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है इसके, मतलब देश के लार्ज पॉपुलेशन के लिए। अगर भारत अपने फॉरेस्ट, रिवर्स, वेटलैंड्स और एयर को फर्दर डिग्रेड होने देता है तो भारत ये अफोर्ड नहीं कर सकेगा। क्यों? क्योंकि इन सब का अच्छा हेल्थ होना, मतलब जंगलों का अच्छा होना, नदियों का साफ सुथरा होना, वेटलैंड्स का होना, हवा का स्वच्छ होना, भारत की इतनी बड़ी आबादी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आज का एडिटोरियल आपको बहुत सारे अच्छे स्ट्रक्चर्स, वोकैबुलरी और बहुत सारे ग्रामर रूल सिखाया होगा। अगर आप को अच्छा लगा तो लाइक करें और कमेंट में अपना ओपिनियन दें। आज काफ़ी लेट हो गया एडिटोरियल देने में, कुछ व्यस्तताओं और कुछ उलझनों के कारण। कल से फिर से अपने टाइम पर एडिटोरियल आ जाएगा, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें, और अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाकर यूट्यूब नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इस तरह के वीडियो के अपलोड्स के अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन आप तक समय पर पहुंचे और आप कोई भी इंपॉर्टेंट चीज मिस न करें। थैंक यू, धन्यवाद।